नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज हम पढ़ेंगे मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन और संचार। ये टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों। मानवीय पर्यावरण बस्तियां क्या हैं और परिवहन के कौन कौन से प्रकार हैं और संचार के कौन कौन से प्रकार हैं, किस प्रकार ये चीज़ें होती हैं, उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूवर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों, इसके अलावा आप इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप के स्टेटस और ग्रुपों में ज़रूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों का इसका लाभ मिल सके। दोस्तों, जो एनसीईआरटी की पुस्तकों का अध्ययन हम कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड अध्यापक और इसके अलावा जो यूपीएससी और आरपीएससी की समस्त परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप ज़रूर पढ़ें। अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र और आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने, यातायात और संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। बस्तियां दोस्तों देखते हैं बस्तियां क्या चीज़ होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। वे स्थान जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं, तो हम कहते नहीं कि ये हमारी बस्ती है या ये मुसलमानों की बस्ती है, ये जाटों की बस्ती है, ये राजपूतों की बस्ती है, जहाँ लोग घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों और गुफाओं में निवास करते थे। आज भी दोस्तों जो जनजातियां हैं बहुत सारी जो वृक्षों पर रहती है, ऐसी जनजातियां अभी भी पिछड़ी हुई है कुछ। जब उन्होंने फसलें उगाना प्रारंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया और बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था और भूमि उपजाऊ थी। तो दोस्तों, बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था और भूमि भी उपजाऊ थी। व्यापार, वाणिज्य और विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियाँ बड़ी होती गई। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी और सभ्यता का विकास हुआ। इसीलिए दोस्तों जितनी भी सभ्यता हैं वो नदी घाटी के निकट विकसित हुई, क्योंकि जो पीने का जल मिल जाता है, कृषि करने के लिए जल मिल जाता है और अन्य आवश्यकताएं होती हैं उनके लिए भी जल नदी घाटी के नज़दीक ही मिलेगा। क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील, उहांगो नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यताओं के नाम याद हैं? बिल्कुल दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता, ये टिग्रिस सभ्यता नील अफ्रीका में हुई थी, उहांगो चीन में हुई थी, ये सभ्यताएं हुई हैं। क्या आप जानते हैं वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियाँ विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं? तो आपको बसाव स्थान की डेफिनेशन याद रखनी है। वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियाँ विकसित होती हैं उन्हें बसाव स्थान कहते हैं। आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं। दोस्तों, जो आदर्श बसाव स्थान है उनके लिए प्राकृतिक दशाएं क्या हैं? वहाँ की जलवायु अनुकूल होनी चाहिए और जल उपलब्ध होना चाहिए और भूमि भी उपयुक्त होनी चाहिए। दोस्तों, जो मैदानी भूमि होती है वहाँ हम मकान बनाते हैं, घर, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, तो वहाँ लोग नहीं बनाते हैं मकान। उपजाऊ मिट्टी भी उपजाऊ होनी चाहिए ताकि खेती कर सके। भूमि उपयुक्त होनी चाहिए, जल की उपलब्धता होनी चाहिए, अनुकूल जलवायु होनी चाहिए। ये सारी विशेषताएं बसाव स्थान के लिए होनी चाहिए। बस्तियां स्थायी या अस्थायी हो सकती हैं। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती है उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती है उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं। घने जंगलों, गर्म और ठंडे रेगिस्तानों और पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। दोस्तों, क्या करते हैं? घने जंगलों के, गर्म और ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं, क्योंकि वहाँ दोस्तों जलवायु चेंज होती रहती है सर्दी गर्मी के हिसाब से, तो उनको क्या अपना बसाव स्थान चेंज करना पड़ता है। वे आखेट, संग्रहण और स्थानांतरित कृषि और ऋतु प्रवास करते हैं। यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज स्थायी बस्तियां हैं और इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। ये दोस्तों मानव बसाव है। ये कैसे घर बने हुए हैं, शानदार, कितनी हरियाली है, पेड़ हैं, पौधे हैं, ये मानव बस्ती है। नेक्स्ट देखते हैं।
मैरी का जन्मदिन था। केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की, इसका नाम है गुरप्रीत, इसकी प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार थकी खांसती हाँफती हुई गुरप्रीत के घर पहुंची। उन्होंने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था। मैरी की माँ मिसेस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस ली। ओह, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल ही में गांव से आया था और उसने पूछा, शहरों में इतना प्रदूषण और यातायात जाम क्यों रहता है? शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। और मैरी के पिता मिस्टर थॉमस ने कहा। मैरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों जाते हैं? तो उसकी माँ ने उत्तर दिया, वे वहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा, चिकित्सीय सुविधा की तलाश में आते हैं। दोस्तों, शहर क्यों जाते लोग? नौकरी, बेहतर शिक्षा और चिकित्सीय सुविधा के लिए। मैरी ने फिर पूछा, यदि इतनी संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो सारे लोग कहाँ रहेंगे? मिस्टर थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियां और अवैध कब्जे वाली बस्तियां दिखाई देती हैं, जहां लोग भीड़ भाड़ और अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में रहते हैं। शहरों में जल और विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है। और प्रसाद ने कहा, हमारे गांव में बड़े सिनेमाघर, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल और अच्छे अस्पताल नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि है और सांस लेने के लिए ताज़ी हवा मिलती है। और जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था। दोस्तों, ये हॉस्पिटल की सुविधा गांव में नहीं होती, बाकी शुद्ध हवा तो मिल जाती है। ऊपर दिए गए संवाद से बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने आते हैं। एक ग्रामीण और दूसरा है शहरी बस्तियां। गांव ग्रामीण बस्ती होती हैं जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी और पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है और सघन बस्तियों में घर पास पास होते हैं और प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में होते हैं। दोस्तों, जो ढाणियाँ होती हैं वहाँ तो दूर दूर होंगे और गांव में जो मेन गांव के अंदर घर होते हैं वहाँ सघन बस्तियाँ होती हैं। और इस प्रकार की बस्तियाँ मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगलों और अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। और जिन स्थानों में वर्षा के समय, ये दोस्तों प्रकीर्ण बस्ती है, एक मकान यहाँ है, एक मकान यहाँ है, एक यहाँ है, तो इसे प्रकीर्ण बस्ती कहेंगे। जहाँ पर मकानों के मध्य दूरी अधिक हो वो प्रकीर्ण बस्ती कहलाती है। ये दोस्तों सघन बस्ती है, ये गांव के अंदर नज़दीक घर हैं। और इसके अलावा ऋतु प्रवास किसे कहते हैं? लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। यानी लोग मौसम के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं, ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। तो ऋतु प्रवास में क्या करते हैं लोग? मौसम परिवर्तन के हिसाब से नए चारागाहों की खोज से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिल्ट घर बनाए जाते हैं। जहाँ दोस्तों जल ज़्यादा जमता है वहाँ क्या करते हैं लोग? ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिल्ट घर बनाते हैं, यानी ऊंचे घर बनाते हैं। स्टिल्ट घर देखो आप, यहाँ जल जमा होता है तो पहले तो देखो कितना मकान ऊपर उठाया हुआ है, इतना ऊपर उठा रखा है, फिर बाद में घर बनाए ताकि यहाँ जल इकट्ठा हुए तो भी घरों में पानी ना घुसे। इन्हें कहते हैं ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिल्ट घर। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में क्या होगा? मिट्टी की मोटी परत होगी, मिट्टी की मोटी दीवार, उनके घर पाए जाएंगे जिनकी छतें फूस की बनी होती हैं और स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग घर बनाने में होता है। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी और शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं।
नगरीय बस्ती, नगर में छोटी बस्ती होगी और शहर में उससे भी बड़ी बस्ती होगी, गांव में सबसे छोटी होती है। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। और अपने राज्य के कुछ गांवों, नगरों और शहरों के नाम लिखिए। अगला है दोस्तों परिवहन। आप बर्फ से बने आवास कहाँ पाते हैं, कौन बनाता है और क्या कहलाते हैं? दोस्तों जो बर्फ़ के आवास होते हैं, ये जो ग्रीनलैंड वाला क्षेत्र है वहाँ पाए जाते हैं। और वहाँ एस्किमो जनजाति बर्फ़ के घर बनाती हैं और इन्हें इग्लू कहते हैं। तो आप इनके घर का नाम याद रखना है, इग्लू होते हैं। और कौन बनाता है? एस्किमो बनाते हैं ग्रीनलैंड वाले क्षेत्र में। परिवहन है दोस्तों, परिवहन किसे कहते हैं? परिवहन लोगों और सामान के आवागमन के साधन होते हैं और पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। और उस समय लोग पैदल चलते थे और अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। और पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। आज भी दोस्तों परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग होता है। यातायात के साधन के रूप में घोड़ा गाड़ी जारी दोस्तों, यातायात के रूप में। अगला है आओ कुछ करके सीखें। परिवहन के उन साधनों की एक सूची बनाएं जिनका उपयोग आपकी कक्षा के छात्र स्कूल आने के लिए करते हैं। हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल और ऊंट का उपयोग किया जाता है। ये ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में इनका उपयोग होता है, गधे, खच्चर, बैल, ऊंट। दक्षिणी अफ्रीका के एंडीज पर्वत, ये दोस्तों दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका नहीं है। दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वत क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है। इससे क्या बोलते हैं? लामा बोलते हैं दक्षिणी अमेरिका में, एंडीज में। और तिब्बत में याक का उपयोग होता है। लामा एक स्थानीय जानवर होता है, बहुत मजबूत होता है पहाड़ी क्षेत्र में चढ़ने के लिए। तिब्बत में याक का उपयोग करते हैं। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने के लिए अनेक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से या थलीय मार्ग से आते थे। हवाई मार्ग ने क्या करा? परिवहन को द्रुत बना दिया। आज भारत ने यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है। और इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय और ऊर्जा की बचत करते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं परिवहन के कितने साधन दोस्तों? 4 साधन हैं। पहला है सड़क मार्ग, दूसरा रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। क्या आप जानते हैं भारत में अनेक राष्ट्रीय और राजमार्ग हैं और भारत में एक्सप्रेसवे का निर्माण नवीनतम है। अब दोस्तों एक्सप्रेसवे बढ़ने लग गए। एक्सप्रेसवे में हाईवे से बड़ा होता है, एक साथ 6 से 8 वाहन चल सकते हैं। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है, स्वर्ण चतुर्भुज योजना है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता भारत के 4 बड़े महानगरों को जोड़ती है। दोस्तों आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। नेक्स्ट है कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले सड़क मार्ग हैं। ये सड़क मार्ग हैं, कम दूरी के यातायात सबसे अधिक उपयोग में किया जाता है। सड़कें पक्की और कच्ची हो सकती है और मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है। मरुस्थलों, वनों और ऊंचे पर्वतों जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई है। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग, दोस्तों कौन सा राजमार्ग है? हिमालय पर्वत पर है मनाली लेह राजमार्ग, विश्व के सबसे ऊंचे सड़कों में से एक है। और भूमिगत सड़कों पर भूमिगत मार्ग सबवे कहते हैं। ये दोस्तों सबवे बने हुए भूमिगत, आप बड़ी बड़ी सड़कें होती है शहरों में जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, तो जब पैदल लोगों को जाने के लिए भूमिगत मार्ग बने होते हैं, सबवे बने होते हैं रोड क्रॉस करने के लिए। और रोड हम ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते सीधा सड़क से, सबवे से जाना होता है। फ्लाईओवर उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। फ्लाईओवर दोस्तों ऊपर बनाते हैं और सबवे नीचे बनाते हैं। और हिमालय पर्वत का मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। अगला है पक्की सड़क। इस तरह हाईवे बना हुआ है, इस तरह लाइनें होती हैं। ये कच्ची सड़क है दोस्तों, ये मुड की सड़क बोलते हैं, गाँव के अंदर होती है। अगला है दोस्तों रेल मार्ग। पहले ये देख लो, क्या आप जानते हैं
जाइनिंग से ल्हासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी ये कौन सा क्षेत्र है? जाइनिंग से ल्हासा समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है। कितनी चलती है? 4000 मीटर की ऊंचाई पर, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। और सबसे ऊंचा है 5072 और एवरेज है 4000 मीटर की ऊंचाई समुद्र तल से। और ये चलती है जाइनिंग से ल्हासा के बीच में। ल्हासा एक देश है, वहाँ चलती है। अगला है रेल मार्ग। इसमें दोस्तों क्या है? ये है, ये पहाड़ी क्षेत्र है, जाइनिंग से ल्हासा के बीच है, 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। अगला देखते हैं रेल मार्ग। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से और कम खर्च में लोगों के आवागमन और भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। वाष्प के इंजन की खोज और औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की है। डीजल और विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया है। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तेज हो गई है और मैदानी मार्गों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला है। उन्नत प्रौद्योगिकी के कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेलगाड़ी बनाना संभव हो गए हैं, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है। और भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है और ये एशिया में सबसे बड़ा है। दोस्तों, एशिया में सबसे ज़्यादा जो रेलवे का जाल है कहाँ है? भारत में है। भारतीय रेलवे सबसे बड़ी है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या आप जानते हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा है? दोस्तों, रूस के अंदर चलता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा है, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। तो आपको याद रखना है कहाँ से कहाँ तक जाता है? पश्चिमी रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक। सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक नाम है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। इसको देखते हैं। दोस्तों चालू रखना। इसका चित्र है दोस्तों ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का। ये सेंट पीटर्सबर्ग है, ये पश्चिम के अंदर है। ये फिर आएगा मास्को, फिर आएगा कजान, येकेटेरिनबर्ग है, ट्यूमिन आएगा, फिर ओमस्क आएगा और एक आएगा नोवोसिबिर्स्क। इसकी दोस्तों 2 ब्रांच हैं, नोवोसिबिर्स्क, एक आएगा अंगार्स्क, ये नीचे वाली है। और ऊपर से जाता है क्रास्नोयार्स्क, चिता, खबोरोवर्स्क और फिर आएगा व्लादिवोस्टोक। तो दोस्तों इसके स्टेशन भी आपको याद रखने हैं। तो नीचे थोड़ा कुछ क्षेत्रों में और आएगा। ये सेंट पीटर्सबर्ग से ये प्रशांत महासागर के नज़दीक है। ये व्लादिवोस्टोक यहाँ तक जाता है दोस्तों। ये कितना विशाल है, बहुत ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला देखते हैं जल मार्ग। आप पहले पढ़ चुके हैं, प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जल मार्ग का उपयोग किया जाता था और अधिक दूरी में भारी और बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। और जल मार्ग मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतर्देशीय और एक समुद्री मार्ग। यानी दोस्तों जो अपने देश के अंदर जैसे कोई नदी है या कोई झील है, इसके अंदर जल परिवहन करेंगे वो तो अंतर्देशीय होगा। और समुद्रों के अंदर एक देश से दूसरे देश को जोड़ता है, समुद्री मार्ग है। नावीय नदियों और झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जल मार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जल मार्ग हैं। पहला है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र। ये दोस्तों भारत का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र है, गंगा परिवहन नदी तंत्र, आपको याद रखना है। और इसके अलावा उत्तरी अमेरिका में दोस्तों ग्रेट लेक और अफ्रीका में है नील नदी। ये अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र हैं। समुद्री और महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल और सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। तो क्या करते हैं? समुद्री मार्ग का व्यापारिक माल और सामान को एक देश से दूसरे देश पहुंचाने के लिए करते हैं और ये मार्ग पतनों से जुड़े होते हैं। दोस्तों इन मार्गों में क्या होता है, बहुत सारे पोर्ट होते हैं जगह जगह पर,
विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पतन हैं। एशिया में सिंगापुर और मुंबई, और उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स। और इसके अलावा दोस्तों दक्षिणी अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन, केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। क्या आप विश्व के कुछ और पतनों के नाम बता सकते हैं? ये दोस्तों अंतर्देशीय जलमार्ग है, एक ही झील बनी हुई है और झील के अंदर ये परिवहन हो रहा है, यह आपने देख लिया है। अगला है दोस्तों वायु मार्ग। हम वायु मार्ग देखते हैं, ये हेलीकॉप्टर का चित्र है। वायु मार्ग 20वीं सदी के प्रारंभ में विकसित ये परिवहन का सबसे तीव्र साधन है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण ये सर्वाधिक महंगा है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे और तूफान से कुप्रभावित होता है। दोस्तों जब कोहरा और तूफान आता है तो वायु परिवहन संचालित नहीं हो पाता है और फ्लाइट को डाइवर्ट करना होता है। और ये यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम और दूरस्थ स्थानों तक पहुँच जाता है। ये वायुयान दोस्तों कहीं भी पहुंच जाते हैं, चाहे दुर्गम और दूरस्थ स्थान कितने हो, विशेष रूप से जहां सड़कें और रेल मार्ग नहीं है। हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों और संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने, भोजन, जल, कपड़े और दवाएं बांटने के लिए एक बहुत ही उपयोगी साधन है। और कुछ महत्वपूर्ण हवाई पतन हैं भारत में। दिल्ली, मुंबई, विश्व के दोस्तों दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और कायरा दे रखे हैं हवाई अड्डे। अगला है दोस्तों संचार। पहले देखते हैं अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा के कुछ समाचार पत्रों और टीवी चैनलों के नाम लिखें। तो आपको खुद को समझना है इसको। संचार आप सब जानते हैं कौन कौन सी भाषा में कौन कौन से समाचार पत्र और टीवी चैनल आते हैं। संचार देखते हैं दूसरों के पास सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। संचार क्या करता है? दूसरों के पास सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। और तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए और तीव्र साधनों को विकसित किया है। चित्र 7.10 में संचार तंत्र के विकास का वर्णन करता है। और संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा और मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। समाचार पत्रों, रेडियो और टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इसको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। दोस्तों इसीलिए संचार को जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। दोस्तों सैटेलाइट होने से संचार में तीव्रता आई है। मोबाइल फ़ोन आ गए। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान, आपदा और पूर्व चेतावनी आदि ने सैटेलाइट सहायक होते हैं। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। आज सेल्युलर फ़ोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। नेक्स्ट है इंटरनेट के माध्यम से विश्व में केवल सूचना और परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अपितु इनसे हमारा जीवन अधिक सुखमय भी हो गया है। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज और सिनेमा या होटल तक के लिए टिकट आरक्षित करवा सकते हैं। सब दोस्तों ऑनलाइन होने लगी है, फ़ोन के अंदर से ही कर सकते हैं सारे टिकट। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों के बीच, लोगों और सेवाओं, संस्थाओं के बीच तेज गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम वृद्ध विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। दोस्तों चित्र दे रखा है संचार माध्यमों का विकास में। ये कंप्यूटर है, ये क्या है, ये डाकिया है, ये डाक है, डाकिया। पहले ऐसे होता था, आजकल दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम हो गया सारा। अगला है दोस्तों विश्व प्रमुख समुद्र और हवाई पतन। इसको हम देख लेते थोड़ा। समुद्र और हवाई पतन कौन कौन से विश्व में? ये दोस्तों विश्व में लॉस एंजल्स है। ये वायु मार्ग है दोस्तों। प्रमुख समुद्री और हवाई पतन में वायु मार्ग, जल मार्ग ऐसा है। जल मार्ग टिक है, एक बार दे। ये सैंटियागो है दक्षिणी अमेरिका में। ब्यूनस आयर्स है
साओ पालो, रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ीलिया, बगोटा, क्योटो, कराकस, पनामा, मैक्सिको सिटी, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को, वैंकूवर, एनकोरेज, ये दोस्तों बॉस्टन, बरमूडा, ये न्यूयॉर्क, ये विनीपेग, ये सारे दोस्तों हवाई जहाज हो गए और ये जलपोत होते हैं उनके ये अड्डे हैं। अगले देखते हैं, ये केप टाउन है, ये प्रमुख देख रहे हैं दोस्तों। ये केप टाउन है दक्षिणी अफ्रीका में, डरबन है, मॉरिशस है। ये सीधी फ्लाइट है दोस्तों सब देखो, ये ऐसे, ये लंदन के लिए, पेरिस के लिए सीधी फ्लाइट है, डाकार, लागोस, ये सेशेल्स समुद्री पतन है, केप टाउन समुद्री, डरबन भी समुद्री पतन है, ये सेंट पीटर्सबर्ग समुद्री पतन है, व्लादिवोस्टोक, ताशकंद, ये सारे देख रहे हैं दोस्तों आप। अगला देखते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में पर्थ, सिडनी, ये ऑस्ट्रेलिया में डरबन और है, ओसाका, टोक्यो, सब जगह दोस्तों ये हवाई जहाज, हवाई अड्डे बड़े बड़े। मॉरिशस हो गया, कोलंबो, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, अदन, दुबई, कुवैत। दोस्तों विश्व में सभी स्थान को जोड़ रखा देखो लगभग दोस्तों, अब तो सब जगह हो गया ये, ऐसा कोई शहर नहीं जो आपस में नहीं जोड़ता है, सारे शहर आपस में जुड़े हुए हैं दोस्तों। उसी के लिए हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। परिवहन के 4 प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों? तो परिवहन के 4 प्रकार हमने देखे थे। जल परिवहन, पहला सड़क परिवहन, जल परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन। बस्ती से आप क्या समझते हैं? बस्ती से दोस्तों जो मानव एक स्थान पर अपने घर बनाता है समूह के अंदर, बस्ती कहलाती है। ग्रामीण लोगों के क्रियाकलाप क्या है? तो दोस्तों ग्रामीण लोगों के क्रियाकलाप हैं कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन इत्यादि। रेल मार्ग के किन्हीं 2 गुणों के बारे में बताइए। रेल मार्ग दोस्तों एक सस्ता परिवहन का साधन है। सबसे सस्ता जल मार्ग है लेकिन फिर भी सस्ता है। और रेल मार्ग से ये दोस्तों ये सुलभ है दोस्तों, सब जगह व्यापक है, ये संपूर्ण हिंदुस्तान में मिल जाएगा। और भारतीय रेल है, एशिया में प्रथम स्थान पर है। संचार से आप क्या समझते हैं? संचार के द्वारा हम सूचनाएं विश्व के किसी भी कोने में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आदान प्रदान कर सकते हैं, इसे संचार कहते हैं। ये इंटरनेट की वजह से ये सारी चीज़ें संभव हुई है। जनसंपर्क माध्यम क्या है दोस्तों? अब जनसंपर्क माध्यम कंप्यूटर, मोबाइल, ईमेल, टेलीविज़न, समाचार पत्र, ये जनसंपर्क माध्यम है। अगला देखते हैं, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। इनमें से कौन संचार का साधन नहीं है? दोस्तों टेलीफोन है, पुस्तक है, मेज संचार का साधन नहीं है। इनमें से कौन सा सड़क या भूमिगत निर्माण है? दोस्तों भूमिगत निर्माण एक सबवे है सड़क का। किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा यातायात का साधन उपयुक्त है? हमें किसी द्वीप तक पहुंचना है तो दोस्तों द्वीप तो हम जहाज द्वारा पहुंचते हैं, जलपोत होता है उसके द्वारा पहुंच सकते हैं। यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता? साइकिल नहीं करता है। अगला देखते हैं, आपस में मिलाना है दोस्तों इनको। इंटरनेट, इंटरनेट में क्या होता है? इंटरनेट दोस्तों संचार का एक साधन है। और नहर मार्ग क्या है? नहर मार्ग देखते हैं। फिर देखते हैं सघन बस्ती। सघन बस्ती सघन बस्ती होती है दोस्तों नगरीय क्षेत्र देखते हैं। नगरीय क्षेत्र में क्या होता है? क्षेत्र जहाँ लोग उत्पादन, व्यापार और सेवा क्षेत्र में कार्य करते हैं। और स्टिल्ट पर मकान कहाँ होते हैं दोस्तों? जो ये तो होगा नहीं। अंतर्देशीय जलमार्ग
दोस्तों नहर मार्ग उसे अंतर्देशीय जल मार्ग कहते हैं। और सघन बस्ती का यह दिख नहीं रहा है। स्टिल्ट पर मकान होते हैं वो तो जल वाले हो गए। आसपास निर्मित घरों वाला क्षेत्र सघन बस्ती हो गई। तो इस तरह ये हो गया। आज विश्व सिमटता जा रहा है। दोस्तों आज क्या है कि संचार क्रांति आ गई है और इंटरनेट आ गया है। इस वजह से हम विश्व के किसी भी कोने में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आराम से बातचीत कर सकते हैं। इसी वजह से संचार क्रांति की वजह से ये संभव हुआ है। दोस्तों इसी के साथ ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।